सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, जो कल वाली क्लास थी उसमें बीच में एक बार वॉइस चली गई थी। वॉइस आयुषी, एक बार कमेंट करना बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। है ना, तो उससे आगे करवाएंगे एक बार। हाँ चलिए। तो कल मतलब देखो, कल की जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने ये बताया था कि क्वांटम कहां अप्लीकेबल है, क्वांटम प्लस एसटीआर कहां अप्लीकेबल है, ओनली क्लासिकल कहां अप्लीकेबल है, और क्वांटम प्लस क्लासिकल कहां वैलिड। ये चार रीजन आपको मैंने बताए थे। क्लासिकल किसके साथ डील करता है? ऑलवेज वेलोसिटी के साथ। और क्वांटम किसके साथ डील करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि यदि पार्टिकल की साइज कम है, पार्टिकल की साइज कम है, दो चीजें बताई थी, एक माइक्रो लेवल और एक मैक्रोल। यदि माइक्रो यानी एटॉमिक लेवल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हुआ कि आपका साइज ऑफ पार्टिकल तो क्या है, छोटी। और यदि मैं कहूं वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप कौन से रीजन में जाओगे? क्वांटम प्लस एसटीआर। क्वांटम प्लस एसटीआर यही आगे जाके एमएससी फाइनल में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी दोनों मिलकर? क्यूएफटी, क्वांटम फील्ड ऑफ थ्योरी, बताया था। और इसी के साथ जो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। वेग क्या होगा? कम। और कण का आकार भी क्या है? कम। तब क्या लगेगी? क्लासिकल प्लस क्वांटम। यदि कण का आकार बड़ा है, कण का आकार बड़ा है और वेग भी क्या है? ज्यादा है, तो क्या लगेगी? एसटीआर प्लस क्लासिकल। और यदि कण का आकार भी बड़ा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो फिर तो आप क्या करते हो? क्लासिकल लगाते ही। तो चारों रीजन समझ में आ गए थे ना। अब देखो, कल मैंने तुम्हें तो बता दिया था, एक बार फिर से वापस से सुन लीजिएगा, कल आपके भी नहीं समझ में आया तो। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा था क्या? तो ये लिखना नहीं है। F बराबर एम ए। पहली बात तो ये होता क्या है? न्यूटन का कौन सा लॉ है ये? F बराबर एम ए। कहां से निकल के आया F बराबर एम ए? नहीं पता ना? आओ देखो, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये P क्या होता था वहां पे? मोमेंटम यानी संवेग। यदि मैं P को क्या लिख दूं? m इंटू वी। m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये F क्या जाएगा? d बाई डी टी और m इंटू वी। तो जरा एक बार बताएंगे मुझे, ये जो F है वो क्या हुआ? m को छोड़ दिया dv बाई dt, और एक बार किसको छोड़ेंगे? v को छोड़ देंगे और dm बाई dt। तो जो आप स्पेशल केस पढ़ते हो ना, आप अभी तक पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो कि यदि क्या हो, इफ m क्या रहे? कांस्टेंट, तो आप dm बाई dt को क्या कर देते हो? सल्टा देते हो, यानी जीरो कर देते हो। और लास्ट में क्या बचता आपके पास? F बराबर m इंटू ए, क्योंकि ये dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन। एक स्पेशल फॉर्म है किसकी? न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, आओ, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या है? मुझे फोर्स समझाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं F बराबर एम ए को यूज कर रहा हूं, तो आपको समझ में आए किसके अकॉर्डिंग है F बराबर एम ए? क्लासिकल मैकेनिक्स, या आप बोल सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसके अनुसार मास आपको पता होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और यदि एक्सेलरेशन में दे दूं आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लोगे? फोर्स कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आ जाएगा। अब यदि इसी फोर्स को एक्सपेरिमेंटली, और साइंस ही क्या है, दूसरा नाम एक्सपेरिमेंट ही, आपको कोई चीज आप बताओ तो वो आपसे क्या पूछेगा कि भाई तेरे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ किससे बताओ? एक्सपेरिमेंट करके। तो यदि मैंने इसी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स को, तो उसकी डाटा और जो न्यूमेरिकल डाटा थे वो क्या नहीं कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक बार फिर से परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। यदि अपन 3-4 बार एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हैं और रीडिंग सेम आती है, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, सही है। और यदि एक्सपेरिमेंट सही है तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो क्या लगता है आपको, न्यूटन गलत था? नहीं, क्या था, लगाने का तरीका क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होना पड़ता है, हर बार अपडेट होना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, अपडेशन आया और फिर इसको चेंज किया गया। तो छोटे पार्टिकुलर के लिए कहां चले गए अपन, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में, और वहां इनकी अपन ने क्या किया, डीप स्टडी। ठीक, तो ये मैंने आपको कल बता दिया। दूसरी चीज मैंने और बताई थी तुम्हें, जैसे आपने क्वांटा वर्ड सुना होगा, लोवेस्ट यूनिट ऑफ, मतलब किसी भी चीज की लोवेस्ट यूनिट। जैसे चार्ज आप पढ़ते थे, चार्ज की लोवेस्ट यूनिट क्या होती है, ये। और यदि आपको चार्ज दिखाना हो तो क्या लिखते हो, एन इंटू ई। आगे जाके आप एनर्जी के लिए पढ़ेंगे, वहां पे क्या पढ़ेंगे, ई बराबर एच एन एच न्यू। न्यू क्या है, एनर्जी का लोवेस्ट क्वांटा। क्वांटा वर्ड क्या होता है, सारी चीज बताई, इसके लिए नहीं बता रहा मैं दो चीज समझाना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे जाके किसको क्या बोल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पार्टिकल नेचर शो हो रहा था। उसके बाद कॉम्पटन आया, तो कॉम्पटन भी किसको, पार्टिकल को सपोर्ट कर रहा था। फिर आगे जाके आप पढ़ोगे एक डी ब्रोगली, जिसने बताया था कि जो नेचर होती है, पहले आप क्या पढ़ते थे कि वेव अलग है और पार्टिकल अलग है, और डी ब्रोगली ने आके आपको क्या बताया कि पार्टिकल और वेव क्या है, एक ही है। यानी जो मैटर वेव होती है, पार्टिकल होता है, वो मैटर वेव के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है। यानी द्रव कण के साथ तरंग संबंधित होती है ना, कण के साथ एक द्रव तरंग संबंधित होती है, यानी मैटर वेव अटैच्ड होती है। यहां से कंसेप्ट आया कि मैटर वेव है जो, उसके वही पार्टिकल और वही पार्टिकल वही वेव। पर बोला कैसे, उस समय तक उनके पास किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था। उसके बाद अपन आगे जाके पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर प्रयोग, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। उसने उसका क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, डी ब्रोगली का। तो आप कह दोगे सर जैसे अपन है तो अपन भी तो पार्टिकल ही एक, तो अपने साथ भी एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए। होता क्या है कि बड़े पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल नेचर है वो डोमिनेट कर जाता है। अब घर में 5 लोग हैं, ठीक, 5 लोग में किसकी चलती है, पिताजी, तो अपने पिताजी क्या रहते हैं, डोमिनेट। अब आप कितना भी कर लो, आप नहीं दिखाई दोगे वहां पे, नहीं दिखाई दोगे। कहीं कहीं माता जी की भी चलती है, तो जहां माता जी आगे वहां वहां फिर नहीं दिखाई। तो जहां डोमिनेट की बात हो रही, तो छोटा पार्टिकल होगा वहां क्या हो जाएगी, वेव डोमिनेट कर जाएगी, और वहां पे आप लोग क्या दर्शाया जाएगा, वेव नेचर। और अपने को कोई भी फिनोमिना सोल्व करने के लिए या तो वेव नेचर लेंगे या पार्टिकल नेचर, समझ गए। तो इतनी चीजें समझाने में सिर्फ 2 ही चीज पता होना चाहिए। क्या हुआ, क्वांटम फेल क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल वैल्यू मैच नहीं खा रही थी। किन के लिए, स्मॉल पार्टिकल, यानी छोटे, जो आपको माइक्रो लेवल पार्टिकल थे, यानी सूक्ष्म कण थे। और जो बड़े कण थे उनके लिए, और छोटे कणों के लिए जो वेव और पार्टिकल का क्राइटेरिया, वो किस तरीके से डिसाइड किया कि बड़े पार्टिकलों में तो कौन डोमिनेट कर जाता है, यानी कौन प्रभावी हो जाता है, बड़े कणों में कण प्रभावी हो जाता है, और छोटे कणों में क्या हो जाती है, तरंग प्रभावी हो जाती है। बात समझ में आ गई। बाकी को अपन क्या करेंगे, बहुत ही तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब आपको तो लिखवाया हुआ है, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखो, लिखो लिखो कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना स्टार्ट कर देना, ये कोई भी चीज नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ समझाने की थी। देखो, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य
जिन्हें चिरसम्मत भौतिकी, जिन्हें चिरसम्मत भौतिकी, जिन्हें चिरसम्मत भौतिकी के नियमों की सहायता से, चिरसम्मत भौतिकी के नियमों की सहायता से नहीं समझाया जा सकता। अब कुछ ऐसे प्रयोग थे, ऐसे कुछ फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कौन कौन से थे वो, आपको तो बताया हुआ ना, तो जरा बताना कौन सा था। पहला कृष्णिका, कृष्णिका, इसको कृष्णिका ऊर्जा विकिरण वक्र भी बोलते हैं और ऊर्जा वितरण भी बोलते हैं। क्या, पहले कृष्णिका ऊर्जा वितरण, कृष्णिका ऊर्जा वितरण या कृष्णिका ऊर्जा वक्र, अभी बताएंगे चीज है ना। एक दोनों में से आपने वो लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का आपको किस क्या बताया था मैंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और तीसरा कौन सा बताया था, कॉम्पटन प्रभाव। और चौथा युग्म उत्पादन। आप 11th 12th क्लास में थे तो एक नाम लेते थे कि आप क्या पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, बोलते थे कई बार मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाते थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था। तो ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। समझ गए मेरी बात। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ प्रयोगात्मक तथ्य थे जिन्हें आप क्या नहीं समझा सकते, क्लासिकल के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते। यानी जो चिरसम्मत भौतिकी के जो नियम थे ना, उन नियमों का उपयोग करके इन प्रयोगों को अपन नहीं समझा सकते। अब नहीं समझा सकते तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, वही अपडेट, और क्या आ जाएगी, नई क्वांटम फिजिक्स, जिसे क्या बोलेंगे अपन, क्वांटम मैकेनिक्स। चलो ये उतारना हिंदी मीडियम वाले फटाफट, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले लिखो, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड को लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा लिखो, कॉम्पटन इफेक्ट। और चौथा लिखो, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। समझ गए। अब डबल इन्वर्टेड कोमा करके लिखवा ही देते हैं लाइन भी बीच में, है ना। एक लाइन लिख लो, डबल इन्वर्टेड कोमा करके लाइन लिखो, एक डबल इन्वर्टेड कोमा करके एक लाइन लिखना, लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, प्रकाश, कोमा लगा के लिखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा लगा के लिखो,
कॉम्पटन इफेक्ट प्रभाव, कोमा लगाई लिखो युग्म उत्पादन, कोमा लगा के लिखो युग्म उत्पादन को नहीं समझाया जा सकता, को नहीं समझाया जा सकता, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ बातों को समझने के लिए, ठीक है ना। ये कोई भी डेफिनेशन का इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूं। बस सिर्फ क्या है, एक समझने के लिए बातें लिख रहे हैं बस अपने, ना। इस डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं। नहीं समझाया जा सकता, नीचे वाली कोमा लगा के लिखना, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। नीचे वाली कोमा लगाना, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। और इसी लाइन में अटैच करके लिखना, और वह अवधारणा, इसी लाइन के साथ लिखना कंटिन्यू, और वह अवधारणा और वह अवधारणा जिसकी सहायता से, और वह अवधारणा जिसकी सहायता से, और वह अवधारणा जिसकी सहायता से इन प्रभावों, इन प्रभावों को समझाया जा सके, और इन प्रभावों को समझाया जा सके। नीचे वाले कोमा लगाना फिर से, क्वांटम भौतिकी कहलाती है, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। क्वांटम भौतिकी कहलाती है। और यही प्रभाव, और यही प्रभाव क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी के उद्गम, क्वांटम भौतिकी के उद्गम के कारण थे। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना। क्वांटम भौतिकी के उद्गम के कारण थे। डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which, the branch of physics in which black body radiation curve, black body radiation curve, कोमा लगा के लिखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोमा कॉम्पटन इफेक्ट, comma pair production, comma pair production cannot be explained, ed लगा लेना, explain क्या है, explained, cannot be explained, फिर लिखो नीचे वाली कोमा, नीचे वाली कोमा लगाए लिखना, is called classical physics, is called classical physics, is called classical physics, and the concept with, and the concept with the help of, the help of, and the concept with the help of, with the help of which these effects, which these effects, which these effects can be explained,
कैन बी एक्सप्लेन, अब नहीं कर रहा ने, गर्मी लग रही है, 2 AC लगवा दे। कैन बी एक्सप्लेन इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, या क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते, क्वांटम फिजिक्स लिख लो, इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, फुल स्टॉप, देखो। एंड दैट वाज रीजन, एंड दैट वाज रीजन, एंड दैट वाज रीजन फॉर द जनरेशन, या जनरेट लिख लो, जनरेट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं थी, कारण क्या था कि अपन ने क्या कह दिया मोटा मोटा कि जो 4 इफेक्ट थे ना आपके, वो नहीं समझा पाए, वो तो क्लासिकल एक करेक्टराइज करने के लिए, और जिसने समझा दिया वो क्या थे, क्वांटम। और इस इन चारों फिनोमिना को समझाने के लिए जो फिजिक्स काम में ले गई वो कौन सी थी, क्वांटम फिजिक्स, और यही उसके क्या थे, उद्गम के कारण, जनरेट होने के रीजन थे। क्लियर। चलो अब डालो फर्स्ट हेडिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, कृष्णिका विकिरण प्रभाव। कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। कृष्णिका विकिरण प्रभाव। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में हेडिंग डाल लिया करो नीचे, ठीक है ना, ताकि क्या आगे जाके जब मान लो कई बार में सी का प्रोग्राम बन जाए तब क्या आपको हेडिंग तो ध्यान में रहे कम से कम, ठीक है ना। तो कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। अब ब्लैक बॉडी होता क्या, आपको काफी देर से नाम ले रहे, ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु होती है जो कि क्या करे, निम्न ताप पर सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को अपने अंदर क्या कर ले, ऑब्जर्व, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्घ्यों को क्या कर दे, उत्सर्जित, इमिट कर दे। यानी लोअर टेम्परेचर पे क्या करे वो, ऑल वेवलेंथ को क्या कर ले, ऑब्जर्व, और हाई टेम्परेचर पे क्या कर दे, उन्हीं वेवलेंथ को क्या कर दे, इमिट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी। एग्जांपल सूर्य, सूर्य, प्लेटिनम, ईटीसी। तो नीचे सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखो, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो कि निम्न ताप, जो कि निम्न ताप, जो कि निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करे, सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करे, और उच्च ताप पर, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्घ्यों का, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्घ्यों की विकिरण, ऐसे लिखना, उन्हीं तरंग दैर्घ्यों की विकिरणों, की विकिरणों को उत्सर्जित करे, को उत्सर्जित करे, को उत्सर्जित करे, नीचे वाली कोमा लगाना,
कृष्णिका कहलाती है। एग्जाम्पल लिखे, सूर्य, प्लेटिनम, ईटीसी। सूर्य, ईटीसी। क्या? सूर्य, हाँ, सन। सूर्य और कोई भी चीज होती है तो आप क्या, सूरज, चमकता हुआ सूरज। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। क्या होती है मनमोहन? हर चीज चमकती हुई क्या होती है? सितारा। सितारों पे बुलंदियां। सोना आ जाए तो वैसे ही सितारों पे बुलंदियां। बात घूम फिर के कई लोग कहते हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करते। घूम फिर के आना तो अब डायरेक्ट जाओ, चाहिए घूम कर। मनमोहन, तू डायरेक्ट जाएगा या घूम कर? वैसे तेरा कौन सा एरिया है? शाहपुरा है? तो तुम्हारे वाले बेल्ट में तो ठीक है। इधर के कौन, आप किधर के हो? भरतपुर। भरतपुर नहीं, बरकत नगर नहीं है गांव, बरकत नगर में तो रह रहे हो। तो भरतपुर वाली साइड तो है। रिश्तों में क्या होता है भाई? लड़का रेलवे में लगा हुआ है, ये फिक्स प्राइस लगती है, जब प्राइस ठीक होती है इनकी, तो उसके 7 से लेकर 8 लाख रुपए, नीचे से नीचे वाले ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। और अच्छे कपड़े वपड़े सब कुछ देने पड़ते हैं, XYZ। यदि बंदा किस में लगा हुआ है, थर्ड ग्रेड, तो मास्टर वाली लाइन में आ जाता है, तो उसके 11 लाख रुपए लग जाते हैं। 40 लाख मांग रहे हैं? अरे यार, तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही हो गया और सेकंड ग्रेड लगते ही, मैं बता रहा हूं, मैंने जहां तक सुना है, क्या लेते हैं, 15 से 20 लाख। अब क्या हुआ? फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड तक क्या होता है, 30 से 35 लाख में काम चल जाता है, प्लस गाड़ी, गाड़ी की मांग भी होने लग जाती है। ठीक। फर्स्ट ग्रेड के बाद ना एक कंडीशन और आ जाती है कि लड़की भी लगी भी लेंगे। तो शादी जिससे होगी वो लड़की भी लगी भी होनी चाहिए। 1 करोड़ की समथिंग प्लस गाड़ी, तो लड़की भी RS लगी भी, यही है। क्या है अल्टीमेटली? जॉब की वैल्यू है। तो अब देख लो रे भाई, इधर भरतपुर वाले साइड वालों, आपको फर्स्ट ग्रेड में जाना है, सेकंड ग्रेड में, रेलवे में, SSC में, कहाँ जाना है, तो प्राइस टैग क्या है, डिसाइड हुए हुए हैं सारे। ठीक। हिंदी मीडियम वाला नीचे हेडिंग डाल दो, 1-2 मिनट बात करिए तो परेशान मत होना ना। नीचे हेडिंग डालो, प्रायोगिक व्याख्या। प्रायोगिक व्याख्या। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, पहले लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट के अंदर लिखो, एन ऑब्जेक्ट, an object that absorb all wavelength, absorb all wavelength, all wavelength at low temperature and emits radiation of same wavelength, and emits radiation of same wavelength at higher temperature, at higher temperature is called a black body, called a black body. एग्जाम्पल लिखना, सन, प्लेटिनम, ETC, सन, प्लेटिनम, ETC। और आगे वाली हेडिंग डाल देना, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन। नीचे डालनी है, पन्ना बचा रहा है क्या तू? और झुंझुनू के आदमियों से दूर रहना चाहिए भाई साहब।
झुंझुनू और खासकर भरतपुर। देखो कोई भी आएगा ना जयपुर में, सबसे पहले उसका दोस्त भरतपुर वाला बनेगा। है ही इतने ज्यादा। और झुंझुनू वालों से तो खास करके क्या रहना चाहिए, तो डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। मैं खुद भी झुंझुनू का ही हूं, मेरे से डिस्टेंस मेंटेन मत करना। आओ, प्रायोगिक व्याख्या। देखो प्रायोगिक व्याख्या करेंगे अपन, सारी सब कुछ बताएंगे कि ये ब्लैक बॉडी किस तरीके से। पर पहले, इससे पहले एक चीज देखो कि आपने अभी अभी देखा ना कि लो टेम्परेचर पे तो सारी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, और हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहा है। इसका कारण क्या है, तो नीचे एक लाइन लिखो। देखो मैं लिखते हैं, देखो क्या हुआ, कह रहे हो। अच्छा, इधर आओ। देखो कृष्णिका का जो अवशोषण गुणांक है ना, उसे मैं लिखूंगा क्यू आई से। ठीक है, क्यू आई या फिर क्यू ए से। क्या लिखूंगा, क्यू ए से लिख लो आप, एब्जॉर्शन के नाम से याद रखो, क्यू ए। और जो आपका इमिट हो रहा है उसको क्या लिखोगे आप, क्यू आई। दोनों नोटेशन समझे। जो एब्जॉर्शन, जो रेडिएशन कर रहा है उसे क्यू ए से, और इमिट कर रहा है उसको क्यू ई से लिख लो, है ना। आई से भी ना लिखी, क्यू ई से लिख लो ताकि थोड़ा ध्यान में रहे, क्यू इमिट। तो नीचे लिखो, हिंदी मीडियम में लिखना सब लोग। कृष्णिका का अवशोषण गुणांक, कृष्णिका का अवशोषण गुणांक ब्रैकेट में लिखो, स्मॉल ए इक्वल्स टू 1 होता है। क्यू ए होता है, सॉरी, स्मॉल ए बराबर 1 होता है, सॉरी। नीचे लिखो अर्थात, अर्थात आपतित, जस्ट इसके नीचे लिखना है, देखो अर्थात आपतित आपतित उष्मा क्यू आई है। ऐसे लिखना, क्यू आई से लिख लेना इसको ना। आपतित उष्मा क्यू आई है, इंसिडेंट। वह अवशोषित, वह अवशोषित उष्मा क्यू ए है, क्यू ए है, क्यू ए है। तब, नीचे लिखना तब, तब। अब मैं लिखना चाहता हूं अवशोषण, अवशोषण गुणांक। क्या लिखना चाहता हूं, अवशोषण गुणांक, यानी एब्जॉर्शन कोफिशिएंट। इसको किससे लिख रहे हैं अपन, स्मॉल ए से। और यदि मैं इसको यहां पे लिखूं क्यू आई अपॉन क्यू ए, क्यू ए अपॉन क्यू आई लिखना ना, यानी एब्जॉर्शन अपॉन जो आपका इमिट हुआ। अब देखो सारे में, यदि मैं कृष्णिका के लिए कंडीशन बताता हूं, कृष्णिका के लिए क्या होता है, कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए, तो क्यू ए और क्यू आई किसके बराबर हो जाता है, क्यू के बराबर हो जाता है। यदि मैं वैल्यू रखूं तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन क्यू, कैंसिल आउट, और वैल्यू कितनी मिली, 1। इसीलिए एब्जॉर्शन कोफिशिएंट क्या होता है ब्लैक बॉडी का, 1। तो नीचे लिखे, ये फॉर्मूला लिखे और फॉर्मूला के नीचे लिखे। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, आपने लिखा नहीं ना इंग्लिश मीडियम वालों ने। लिखो, नीचे लिखो, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है ना, लिखो।
the absorption coefficient of the black body, the absorption coefficient of black body, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल a बराबर 1, black body small a equals to 1, that is if the incident heat is qi, if the incident heat is qi, and the absorb heat q a, then absorption coefficient, अरे टेबल पे लिखिएगा क्या? तो नीचे लिखो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक, अब अपन कल की क्लास के अंदर इसको पूरा करवा देंगे ब्लैक बॉडी को, और कल से रेगुलर 1 घंटे की। ठीक है, आज के लिए क्या कल बच्चे और नए आ जाएंगे, तो आज की बात है, फिर अपन कल से पूरा ब्लैक बॉडी कंप्लीट करेंगे। वैसे आपको बता दें ऑसिलेटर वगैरह के बारे में बताएंगे कल अपन, कल डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है ना, पहले वाला। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।